हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स डू टुडेज आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है वो इस चीज़ के बारे में है। पहले हम एक कंडीशन को समझें कि हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जहाँ पर अभी चीज़ें जो है वो अस्थिर हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। अब हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमारा जो एक राज्य है असम, वो उससे बहुत लंबा एक बॉर्डर शेयर करता है, तो वहाँ से जो है वो इनफिल्टर करके हमारे देश में जो है वहाँ से लोग चले आते हैं। अब बांग्लादेशी जो चले आए, अब वहाँ असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि भाई वहाँ से जो आ रहे हैं तो जो वहाँ के लोकल, असम के जो लोकल लोग हैं उनसे उनकी जो है वो मुठभेड़ हो रही है और यहाँ के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस चीज़ से निपटने के लिए उन्होंने वहाँ के लोगों को, जो लोकल लोग हैं वहाँ के, जो वहीं पे वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको आम लाइसेंस देने का जो है वो डिसीजन लिया है, ताकि वो जो इस तरह की चीज़ें हैं उसके से अपनी आत्मरक्षा कर पाएं और चीज़ों को जो है अपने अकॉर्डिंग ठीक कर पाएं। नाउ दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन। अगर मान लीजिए हमने वहाँ पे लोगों को हथियार दे दिए, तो उस हथियार का यूज़ सिर्फ इसी में होगा, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर मान लीजिए किसी के पास हथियार है तो वो और भी जगह तो उसके यूज़ होंगे। तो इसी से रिलेटेड ये कंसर्न है कि जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने आम लाइसेंस देने का फैसला किया है, ताकि जो वहाँ के जो लोकल हैं वो बांग्लादेशी जो इनफिल्टर कर रहे हैं उनसे वो निपट सकें। तो देखें हम क्या है हमारा जो आर्टिकल है वो क्या कह रहा है। रॉन्ग कॉल, ये गलत चीज़ को बुलावा देना है। असम के गवर्नमेंट का डिसीजन टू आर्म सिविलियंस, यहाँ पर जो आर्म वर्ड यूज किया है ये वर्ब की तरह यूज किया है, हथियार देना, टू आर्म सिविलियंस गोज अगेंस्ट लॉ इन्फोर्समेंट। ये जो हमारा जो लॉ इन्फोर्समेंट है, कानून लागू करने वाला जो हमारा एक प्रावधान है, उसके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है। द डिसीजन बाय द भारतीय जनता पार्टी लेड, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो असम गवर्नमेंट टू इशू, तो जो उनका जो डिसीजन है टू इशू आर्म्स लाइसेंस की आर्म लाइसेंस दे दिए जाएं टू एलिजिबल, जो उसके योग्य हैं या जो उसके लिए लायक हैं, एलिजिबल। अब उसके कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होंगे कि किनको वो एलिजिबल मानेंगे। इंडिजिनस का मतलब होता है, वैसे तो इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी होता है, लेकिन यहाँ पर जो मूल वहीं के हैं कम्युनिटीज इन रिमोट एंड, जो बहुत ही रिमोट, दूर दराज के, रिमोट का मतलब दूर दराज के, एंड वल्नरेबल, और जो थोड़े से जो संवेदनशील एरियाज हैं, वल्नरेबल जहां पर किसी भी प्रकार की घटना होने के ज्यादा चांसेस हैं। वल्नरेबल एरियाज, ऐसे एरियाज में इन द स्टेट इज फ्रॉट विद डेंजर, ये इसमें एक बर्डन है, फ्रॉट है, विद डेंजर, खतरे का इसमें एक जो है वो बर्डन है, भार है। द स्टेट गवर्नमेंट सीम्स टू सजेस्ट, ऐसा लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सजेस्ट कर रही है दैट इंडिजिनस कम्युनिटीज की जो वहाँ की इंडिजिनस, जो मूल वहाँ की कम्युनिटीज हैं, लिविंग इन द बॉर्डर एरिया, जो बॉर्डर एरियाज पर रहते हैं। कहाँ पर? कौन से बॉर्डर एरिया पर? अबट का मतलब होता है एडजॉइनिंग से सटा हुआ, बांग्लादेश से आर वल्नरेबल, ये बहुत ही संवेदनशील एरिया है, वल्नरेबल एरियाज है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जो घटना है वो हो सकती है, दैट इज वल्नरेबल एरिया। एंड दैट, और ये कि आर्म लाइसेंस होंगे वुड बी अ डेटरेंट का मतलब होता है किसी चीज को कम करने वाला जो एक तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड डेटरेंट। एंड इम्प्रूव देयर पर्सनल, और फिर वो इम्प्रूव करेगा वहाँ के लोगों की
पर्सनल सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंस। वहाँ के लोगों की सेफ्टी को और वहाँ के लोगों के कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेगा अगर उनके पास आर्म लाइसेंस होगा। आर्म लाइसेंस नहीं होगा, आर्म लाइसेंस होने का मतलब हथियार भी होगा। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा हैज ऑल्सो इंसिस्टेड दैट, उन्होंने इस चीज पर भी जोर दिया है दैट दीज ग्रांट्स, जो लोगों को ग्रांट छूट दी जाएगी, वुड नॉट बी फॉर पीपल नियर इंटर स्टेट बॉर्डर्स। इंटरस्टेट जो एक राज्य से दूसरे राज्य का, हमारे भारत में हम अगर असम और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो वो 2 कंट्री का बॉर्डर हुआ, लेकिन अगर हम इंटरस्टेट यानी एक बॉर्डर से, एक राज्य से जो दूसरे राज्य का बॉर्डर जो टच कर रहा है, इंटरस्टेट बॉर्डर्स इन असम, वहां पर उन लोगों को नहीं दिया जाएगा ताकि एक राज्य का दूसरे राज्य से कोई इशू ना हो। बट दीज caveats still do not take away, लेकिन ये जो चेतावनी है, caveats चेतावनी, do not take away, लेकिन ये इसे दूर नहीं करता है from the fact, इस चीज से, इस बात को दूर नहीं करता that आर्मिंग स्पेसिफिक सिविलियन ग्रुप्स, कि अगर आप सिविलियन ग्रुप को हथियार से लैस कर रहे हैं, इज लायबल टू बी रैम्पेंटली मिसयूज, तो ये इसमें जो है उसके दुरुपयोग होने के बहुत रैम्पेंटली, बहुत ही निरंतरता के साथ मिसयूज होने के बहुत चांस हैं। फॉर एक्ट, किस तरह की क्रियाओं में, सच एज विजिलेंटिज्म, लोग वहां के वो कहेंगे भाई हमारे हाथ में हथियार आ गया, हम भी चौकसी करेंगे। एंड इंटर कम्युनिटी राइवलरी, और अगर एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी से जो है वो राइवलरी है तो वो उसमें भी इसका यूज करेंगे। एज द लाइन्स, क्योंकि जो लाइन्स बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट, क्योंकि जो लाइन है बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट, जो कानून लागू करने वाला जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, विच कैरीज लीगल अथॉरिटी एंड हैज अ मोनोपोली ओवर आर्म्ड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो हमारी लीगल अथॉरिटी है जिसका मोनोपोली है आर्म्ड इंस्ट्रूमेंट पे, यानी कि हथियारों पे, एंड प्राइवेट सिटीजन्स आर ब्लर्ड, और जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं आर ब्लर्ड मीन्स उनको, एंड प्राइवेट सिटीजन्स आर ब्लर्ड, उनको नहीं समझ में आता। इन अ स्टेट दैट हैज बीन beset with इंसर्जेंट वायलेंस, एक ऐसा राज्य जो पहले से ही जो है वो उसमें बिछा हुआ है इंसर्जेंट वायलेंस, पहले ही जो है वो अंदरूनी हिंसा जो है वो पहले ही फैली रहती है। एंड वेयर द थ्रेट फ्रॉम ग्रुप्स, जहां पर जो ग्रुप हैं सच एज, जैसे कि ये उल्फा इंडिपेंडेंट रिमेन्स, ये बरकरार रहता है। इंट्रोड्यूसिंग मोर आर्म्स, अगर आप वहां पर और हथियार दे रहे हैं इनटू सिविलियन हैंड्स, सिविलियंस के हाथ में, तो रिस्क प्रोपोगेटिंग की और प्रोपोगेट हो रहा है और फैल रहा है, फर्दर वायलेंस और हिंसा हो रही है। एंड आर्म्स प्रोलिफरेशन, जो हथियारों का प्रोलिफरेशन और बढ़ना, फलना फूलना, रादर दैन बजाय की इंश्योरिंग इनहैंस सिक्योरिटी, तो हम हथियारों को ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं बजाय कि हम उनको एक सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करें, कि भाई हम आपको हथियार क्यों दें, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। इंस्टेड ऑफ आर्मिंग सिविलियंस ऑस्टेंसिवली फॉर सेल्फ डिफेंस, कि ये जो उनको जो हम हथियार दे रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से तो ऐसा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए दे रहे हैं। अ मूव, एक ऐसा कदम, अकीन टू, ये सिमिलर है, ये लगभग ऐसा ही है जैसे एब्डिकेटिंग इट्स कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम एब्डिकेट, त्याग करना पद का या जिम्मेदारी का, इट्स कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सरकार लोगों के हाथ में हथियार देकर अपनी जिम्मेदारी से को छोड़ रही है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज द क्लियर ऑल्टरनेटिव ऑफ, उसके पास एक स्पष्ट विकल्प है ऑफ इनहैंसिंग इट्स ओन लॉ इन्फोर्समेंट, कि वो अपनी सुरक्षा
का जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको वो इन्हांस करे, बढ़ाए, एंड सिक्योरिटी प्रेजेंस और अपनी जो सुरक्षा का जो प्रेजेंस है इन दीज वल्नरेबल एरियाज, कि भाई आप वहां पर आप अपना प्रेजेंस बढ़ाइए। जो कहा कि जो एरियाज वल्नरेबल एरियाज हैं और इसी वजह से वहां पे लोगों को हथियार दे रहे हैं, तो आप वहां पर हथियार देने की बजाय आप वहां पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाइए और सिक्योरिटी प्रेजेंस वहां पर बढ़ाइए। इट इज वेल अंडरस्टूड दैट इन मॉडर्न स्टेट, ये तो बिल्कुल वेल अंडरस्टूड है कि मॉडर्न स्टेट में द मोनोपोली ओवर इंस्ट्रूमेंट की, जो हथियारों पर जो मोनोपोली होती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस, विल रिमेन विद द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट की ही मोनोपोली होगी एंड इट्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और जो उनके कानून लागू करने वाली एजेंसीज हैं। इन इंडिया आर्म्स लाइसेंस आर इशूड इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर। भारत में जो लाइसेंस मिलता है वो बहुत ही प्रतिबंधित है, as a delegated and limited right to self preservation, और बहुत ही पहले से ही डेलीगेटेड है और बहुत ही लिमिटेड है कि किसको राइट है सेल्फ प्रिजर्वेशन टू सेलेक्ट इंडिविजुअल्स, कि हम कैसे हम सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल्स थ्रू अ स्ट्रिंजेंट, बहुत ही सख्त लाइसेंसिंग प्रोसेस। लाइसेंस, अगर आम आदमी को लाइसेंस रखना हो तो उसके बहुत सारे अलग अलग जो है वो प्रावधान है कि किस प्रोसेस के तहत आपको मिल सकता है। अंडर द आर्म्स एक्ट 1959 एंड द आर्म्स रूल 2016, ये याद रख लीजिएगा, आर्म्स एक्ट 1959 एंड आर्म्स रूल 2016। दीज रूल्स अंडर द लॉ प्रिक्लूड prevent the provision of, ये जो लॉ है ये प्रिवेंट करते हैं द प्रोविजन ऑफ सच लाइसेंसेस टू, कि किसी भी प्रावधान का जो लाइसेंस देता हो टू लार्जर, एक बड़े आइडेंटिफाइड ग्रुप्स को, किसी भी एक आइडेंटिफाइड ग्रुप को, वेयर आइडेंटिफिकेशन इटसेल्फ कुड बी, क्योंकि वहां पर जो पहचान है वो खुद ही बी fraught with the risk of conflicts, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है, द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि आप उसकी पहचान ही जो कर रहे हो वही एक बर्डन लिए हुए है कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर। एज दे नॉट ओनली प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, क्योंकि इसमें ना सिर्फ प्रशासनिक चुनौतियां होंगी बट ऑल्सो मेक इट डिफिकल्ट, बल्कि मुश्किल होगा फॉर द गवर्नमेंट टू लाइसेंस, की लाइसेंस दें, मॉनिटर, फिर देख रेख करें, एंड रिकवर, और फिर रिकवर करें फायर आर्म एज द लॉ रिक्वायर्स इट टू। जो फायर आर्म्स हैं उनको फिर हम जो है वो रिकवर करें, कि अगर आपने गोली चलाई तो कब चलाई, कहाँ चलाई, किस पे चलाई, उसको रिकवर करना ये एक और चैलेंज हो जाएगा। आर्मिंग सिविलियन, जो सिविलियन है ग्रुप्स, इवन विद एन इंटेंशन टू डू सो, कि अगर जो इरादा है टू डू सो विद सम स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर कुछ सख्ती के साथ जो है कुछ सख्ती इम्प्लीमेंट करके दी जाए, रन्स द रिस्क ऑफ हैविंग दीज वेपन्स, तो भी खतरा है कि इन हथियारों को रखना ये जो है एंटरिंग ग्रे मार्केट, इलीगल मार्केट, ये लीगल मार्केट एंड फॉलिंग इनटू, और वो चला जाएगा, पड़ जाना द रॉन्ग हैंड्स, गलत हाथों में पड़ जाएगा। अगर हम मान लीजिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल बना इम्प्लीमेंट भी करें तो भी खतरा ये है कि ये इलीगल मार्केट में फिर जाएगा और फिर गलत हाथों में पड़ सकता है। Beside designating those group with an authority, बजाय इसके beside designating those group with an authority that could backfire on the state, अब ये अगर हम कुछ ग्रुप को ऑथराइज कर देते हैं हथियार रखने के लिए तो ये बैकफायर करेगा, यानी इसका कोई अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा। दिस वॉज एविडेंट व्हेन सिक्योरिटी, ये बिल्कुल स्पष्ट है, व्हेन सिक्योरिटी फोर्सेस इन छत्तीसगढ़ आर्मिंग सिविलियन ग्रुप्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माओइस्ट थ्रेट,
ये बिल्कुल स्पष्ट था जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने छत्तीसगढ़ में सिविलियन ग्रुप को आर्म प्रोटेक्शन माओइस्ट के खिलाफ करने के लिए जो उनको हथियारों से लैस किया इन द सिल्वा जुडम कैंपेनिंग इन द लेट 2000s लेड टू, और उससे हुआ क्या, सिवियर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बहुत ही ज्यादा जो मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हुआ, एंड लॉलेसनेस, और वहां पर अराजकता फैल गई, लॉलेसनेस। बिफोर देन सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरवीन टू डीम द पॉलिसी टू बी इलीगल, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उस पॉलिसी को इलीगल बताया। कंसीडरिंग दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं को कंसीडर मद्देनजर रखते हुए असम मस्ट रिवर्स इट्स डिसीजन, तो असम को अपने डिसीजन को रिवर्स कर लेना चाहिए, पर वापस ले लेना चाहिए। आर्टिकल इस चीज के बारे में है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन से बचने के लिए जो असम के चीफ मिनिस्टर ने वहां के लोकल्स को आर्म लाइसेंस देने का जो फैसला लिया वो सही नहीं है, क्योंकि अगर आपने आम आदमी के हाथ में जो हथियार दे दिए, आपने कहा वल्नरेबल एरिया है, तो वहां पर उनको सिक्योरिटी और दीजिए, हथियार नहीं देना है, क्योंकि हथियारों का यूज फिर वो और भी जगह करेंगे। हालांकि आर्टिकल में सिर्फ इंटर कम्युनिटी ही था, लेकिन लोग अपनी पर्सनल राइवलरी में, कम्युनिटी राइवलरी में, इवन अपने जो इमोशनल, उनके अपने डे टू डे लाइफ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि किसी से घर में कुछ हो गया तो भी उसका वो यूज कर सकते हैं। ये तो हमेशा एक जो है वो डेंजर बना रहेगा। अब हम जरा देखें कि हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से आए हैं। तो वर्ड पहला आया था इंडिजिनस, मैंने पहले ही कहा नेटिव होता है, और इसको आप मूल, स्वदेशी, लोकल कह सकते हैं। फ्रॉट विद, लोडेड विद, बर्डन्ड विद, किसी चीज से भरा हुआ, दैट इज फ्रॉट विद। अबैट, दैट इज टू adjoin, सटा हुआ, जुक्सटापोज, adjoining। रैम्पेंट, अनकंट्रोलेबल और वाइड स्प्रेड, जो बहुत अनकंट्रोल है और फैला हुआ है। विजिलेंटिज्म, दैट इज मॉब जस्टिस। सेल्फ पॉलिसिंग, लोग फिर कहते हैं मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकसी करूंगा। लोग अगर भाई हथियार आए तो सब फैसला करने पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉब जस्टिंग या सेल्फ पॉलिसिंग। खुद में मैं ही पुलिस हूं। बाइसेट, अफेक्टेड बाय डिफिकल्टीज, मुसीबतों से बिछा हुआ। ऑस्टेंसिबल, अपरेंट या सपोज, जो स्पष्ट रूप में जो दिख रहा हो। एब्डिकेट, टू गिव अप, लेकिन एब्डिकेट त्यागना होता है, लेकिन कॉलोकेशन में ध्यान रखेंगे कि एब्डिकेट का मतलब होता है पद या जिम्मेदारी का त्याग। कैवियाट, दैट इज वार्निंग और कॉशन। स्ट्रिंजेंट, रिगरस या हार्श। एंड प्रिक्लूड, टू प्रिवेंट, किसी चीज को रोकना, दैट इज कॉल्ड प्रिक्लूड, दैट इज टू प्रिवेंट। अच्छे वर्ड आए हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर जरा हम क्वेश्चन देखें। तो पहला है कि व्हाट इज द सेंट्रल क्रिटिसिज्म, मेन आलोचना क्या की गई है द आर्टिकल रेजेस, जो ये आर्टिकल उठाता है अगेंस्ट द असम गवर्नमेंट्स डिसीजन। असम की गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है, इसके खिलाफ मेन आलोचना क्या की है, कि क्या मेन मुद्दा है, क्या है, एडिटर का क्या कहना है कि जो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है ये गलत क्यों है। तो इट वायलेट इंटरनेशनल लॉ की कोई बात ही नहीं की गई है आर्टिकल में। इट सजेस्ट एब्डिकेशन ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक सेफ्टी। इट सजेस्ट एब्डिकेशन ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक सेफ्टी, कि यहाँ पर जो स्टेट है उसने अपनी जिम्मेदारी का त्याग किया है। बिल्कुल ये हो सकता है। इट हेल्प्स बूस्ट इंडिजिनस कम्युनिटी मोरल, नहीं, इट हेल्प्स बूस्ट, ये तो उन्होंने कहा है, हमने एडिटर का क्या पॉइंट है। इट प्रोवाइड्स अ लीगल प्रेसिडेंट फॉर अदर स्टेट, नो, आंसर इज बी। इट सजेस्ट एब्डिकेशन ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि स्टेट अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर रही है कि भाई लो हथियार, तुम खुद लड़ो फॉर पब्लिक सेफ्टी, तो आंसर शुड बी बी। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, वाई इज ग्रांटिंग आर्म लाइसेंस, इस आर्टिकल के अनुसार लोगों को अगर हम आर्म लाइसेंस
प्रदान करते हैं टू सिविलियन कंसीडर डेंजरस। क्यों डेंजरस है? कि इट विल इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन ग्रे मार्केट, कि ये जो ग्रे इलीगल मार्केट है उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। नहीं, ये तो नहीं कहा है। इट मे लीड टू राइज इन मिलिटेंट ग्रुप, ये भी मिलिटेंट ग्रुप तो पैसेज में, आर्टिकल में नहीं कहा गया है। इट रिस्क प्रमोटिंग विजिलेंटिज्म एंड इंटर कम्युनिटी वायलेंस। यस, इसमें ये जरूर बात की गई है कि फिर हर आदमी सेल्फ पॉलिसिंग की बात करेगा और कम्युनिटी वायलेंस, क्योंकि वो जो राज्य है हमारे, जो सेवन सिस्टर्स वाला जो एरिया है, वो वैसे ही बहुत कम्युनिटी फाइट एथनिक ग्रुप की हमेशा चलती है, उसमें और हथियार दे देंगे और इशू हो जाएगा। और इट एम्पावर्स सिविलियन टू लीगली डिफेंड देयर लैंड की कोई बात नहीं की गई है। आंसर इज सी। What is implied by the article about the Indian state's control over arm? इसमें हम क्या मीनिंग क्या निकाल सकते हैं इस आर्टिकल से? अबाउट द इंडियन स्टेट कंट्रोल ओवर आर्म, की आम यानी हथियारों पर जो इंडियन स्टेट है उसका कंट्रोल कैसा है। इट इज ग्रेजुअली बीइंग हैंडेड ओवर टू द जुडिशियरी, ये बात ही नहीं की गई है। इट शुड बी लेफ्ट टू लोकल कम्युनिटीज, नहीं, ये तो नहीं कहा है। और इट इज मीन टू रिमेन स्ट्रिक्टली अंडर गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, यस, ये बात की गई है। इट इज गवर्न मेनली बाय इंटरनेशनल ट्रीटीज, नो दिस इज नॉट। आंसर इज सी। आंसर इज सी। हाँ जी, तो आपने आर्टिकल किया, वोकैब किया और साथ में हमने क्वेश्चंस किए। ग्रामर वाला जो पार्ट जो हम इससे अटैच करके रखते थे उसको आज हमने थोड़ा सेपरेट कर दिया है और थोड़ा सा डिटेल में हम उस पर थोड़ा सा काम करेंगे। समटाइम इट हैपन कि बच्चों में इतना पेशेंस ही नहीं होता है कि वो पूरा जो है वो पढ़ें, तो पूरा उतनी देर तक सब्र रखें। तो थोड़ा चीज़ों को थोड़ा शॉर्टर और कॉन्साइज बनाने के लिए हमने ये डिसीजन लिया कि हम अभी इसमें हम आपको वोकैब और क्वेश्चंस कराएंगे। ग्रामर वाला एक अलग वीडियो होगा। दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग न्यूज़पेपर, दे कैन जस्ट go through the grammatical part. And now this is the question about कि जो synonym antonym, तो हम वो भी कराएंगे आपको। synonym antonym, पैराजम्बल या क्लोज टेस्ट, उसका हम सोच रहे हैं छोटे छोटे हम आपके लिए सेपरेट जो है वो एक लेकर आए अलग अलग। जैसे किसी दिन हम आपको पैराजम्बल की ही ट्रिक्स बताएंगे कि हाउ टू हैंडल पैराजम्बल्स। और दिस इज अच्छा है, लेकिन एक मेथड होता है किसी भी चीज़ को समझने का। कॉन्सेप्चुअल चीज़ हमेशा बहुत ही अच्छी होती है, तो ये थोड़ा हमने चेंज किया है। आप इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक, अगर इफ़ यू फील लाइक यू कैन कमेंट, आप बता सकते हैं हमें। तो हम वीडियोज़ अल्टीमेटली जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए जाते हैं। सो you people are the best judge for all these things, so you can tell us that what should we do. हमें ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए, so I have done it, but you can suggest. आर्टिकल कर लीजिएगा और questions भी। Do it regularly, consistently. This is going to improve your knowledge, and same time you can enhance your reading ability, which is going to be very helpful for your parasymbol, close test and all other non-grammatical thing. वहाँ पर ये बहुत हेल्प करेगा, तो थोड़ा करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू। जय हिंद।